दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हिस्से में, जहां आज के बिहार और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं, वहां एक महान विद्वान जन्म लेने वाले थे। यह वो समय था जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह अलग अलग राजा थे और देश की एकता कमजोर हो चुकी थी। इसी समय एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम चाणक्य रखा गया। कुछ लोग उन्हें कौटिल्य के नाम से जानते हैं और कुछ उन्हें विष्णुगुप्त कहते हैं, लेकिन उनका नाम चाणक्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। उनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि उनका जन्म तक्षशिला में हुआ, तो कुछ कहते हैं कि वे पाटलिपुत्र के पास जन्मे थे। लेकिन यह बात सब मानते हैं कि वे एक बहुत ही गरीब लेकिन विद्वान ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। चाणक्य के पिता का नाम चणक था, जो स्वयं एक ज्ञानी ब्राह्मण थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा बहुत बड़ा विद्वान बने, देश की सेवा करे और न्याय का रास्ता चुने। चाणक्य का बचपन बहुत सादा था। ना कोई रेशमी कपड़े, ना ऊंची हवेलियां और ना ही कोई राजसी सुख। उनके पास केवल एक चीज थी और वो थी ज्ञान प्राप्त करने की आग। बचपन में ही चाणक्य बहुत चुपचाप रहते थे। वे ज्यादा खेल कूद में नहीं पड़ते थे, लेकिन हर बात को बहुत ध्यान से सुनते और समझते थे। वे जो एक बार पढ़ लेते थे उसे कभी नहीं भूलते थे। उनके पिता ने उन्हें वैदिक शिक्षा दिलाना शुरू किया। धीरे धीरे वे वेद, संस्कृत, गणित, तर्क और नीति की बातें सीखने लगे। जब चाणक्य थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने तय किया कि अब उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा जाए। यह विश्वविद्यालय उस समय पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। वहां दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जैसे अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया से। वहां अनेक विषय पढ़ाए जाते, जैसे राजनीति, युद्ध नीति, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और अर्थशास्त्र। जब चाणक्य तक्षशिला पहुंचे तो उनके मन में बहुत उत्साह था। उन्होंने दिन रात मेहनत की। वहां के आचार्य भी उन्हें देखकर चकित थे। चाणक्य की बुद्धि बहुत तेज थी। वे किसी भी विषय को जल्दी समझ लेते और उसमें अपनी बात भी जोड़ते थे। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में बहुत गहराई से ज्ञान प्राप्त किया। वे तर्क करने में इतने निपुण हो गए थे कि उनके साथ कोई भी बहस में टिक नहीं पाता था। उनके शिक्षक उन्हें कहते थे कि तुम केवल विद्वान नहीं हो, तुम एक दिन इतिहास बनाओगे। चाणक्य जब विश्वविद्यालय में थे तब उन्होंने देखा कि भारत धीरे धीरे विदेशी आक्रमणों का शिकार हो रहा है। पश्चिम में आए हुए यवन धीरे धीरे भारत की सीमाओं में घुस रहे थे। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते थे और किसी को भी देश की एकता की चिंता नहीं थी। चाणक्य के मन में यह बात घर कर गई कि यदि भारत को एकजुट नहीं किया गया तो यह गुलाम बन जाएगा। तभी से उन्होंने यह ठान लिया कि उन्हें केवल विद्वान नहीं बनना है, उन्हें भारत का मार्गदर्शक बनना है। उन्होंने किताबों से आगे सोचना शुरू किया। उन्होंने इतिहास के उदाहरण देखे, राजाओं की कमजोरियां समझी और यह सोचने लगे कि अगर कोई राजा पूरे भारत को एकजुट करे तो वह कैसा होना चाहिए, उसका शासन कैसा हो, उसके सलाहकार कैसे हों और उसकी नीति कैसी हो। उनके मन में यह सब बात बहुत गहराई से बैठ चुकी थी। वे केवल पढ़ नहीं रहे थे, वे भविष्य के लिए योजना बना रहे थे। एक ऐसा भविष्य जिसमें भारत स्वतंत्र, एकजुट और शक्तिशाली हो। जब चाणक्य ने तक्षशिला से शिक्षा पूरी की तब वे केवल एक विद्वान नहीं थे, वे अब एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जो आने वाले समय में भारत की दिशा बदल सकते थे। तक्षशिला से शिक्षा पूरी करने के बाद चाणक्य एक ऐसे विचार के साथ बाहर निकले थे जो किसी साधारण व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सपना लगता था। एक ऐसा भारत जो बिखरा हुआ ना हो बल्कि एकजुट हो, जहां हर नागरिक सुरक्षित हो और राजा सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि धर्म और नीति का पालन करने वाला हो। तभी उन्होंने सुना कि मगध राज्य, जो उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था, वहां का शासक बहुत ही कठोर और अनीति से भरा हुआ था। उसका नाम था धनानंद। वह नंदवंश का राजा था। उसने अपने बल और धन से बहुत सारी सेनाएं बनाई थी, लेकिन वह अपनी प्रजा की चिंता नहीं करता था। वह राजकोष से केवल अपने परिवार और महल की भव्यता पर खर्चा करता था। गरीबों से भारी कर वसूलता और ब्राह्मणों व विद्वानों का अपमान करता था। चाणक्य ने यह तय किया कि वे मगध जाएंगे और वहां के राजा को सच्ची नीति समझाएंगे। वे यह नहीं चाहते थे कि किसी राजा को बलपूर्वक हटाया जाए। उनका विश्वास था कि अगर राजा को धर्म और नीति का ज्ञान दिलाया जाए तो वह सुधर सकता है। इसी विचार के साथ वे मगध पहुंचे। वहां का दरबार बहुत ही भव्य था। सोने की दीवारें, झूमर सुसंगीत थे और रंगीन वस्त्रों में सजे दरबारी। लेकिन वहां पर चाणक्य जैसे सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ उनके पुराने कपड़े और कठोर चेहरा देखकर दरबारियों ने उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा।
जब चाणक्य ने राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की तो पहले तो उन्हें बहुत देर तक इंतजार कराया गया। अंत में जब वे दरबार में पहुंचे तो उन्होंने राजा धनानंद के सामने झुककर नम्रता से कहा, राजन, मैं चाणक्य हूं। मैं आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता हूं जो आपके राज्य और आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। धनानंद ने पहले तो उनकी बातें सुनी, लेकिन जैसे जैसे चाणक्य ने नीति और धर्म की बातें कहनी शुरू की, राजा को बुरा लगने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे राजा होने का तरीका सिखा रहा हो। वहां मौजूद दरबारियों ने भी चाणक्य का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और फिर वही हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। राजा धनानंद ने क्रोधित होकर चाणक्य से कहा, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? एक साधारण ब्राह्मण फटे वस्त्रों में दरबार में घुस आया और राजा को उपदेश दे रहा है, निकल जा यहां से वरना तुझे बाहर फेंकवा दूंगा। चाणक्य ने यह अपमान चुपचाप नहीं झेला। उनके मन में दुख और क्रोध दोनों भर गए थे। उन्होंने वहां खड़े होकर राजा की आंखों में देखते हुए शांति से कहा, राजन, आज तुमने केवल एक ब्राह्मण का नहीं, नीति और धर्म का अपमान किया है। यह तुम्हारे पतन की शुरुआत है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे जैसे अयोग्य राजा का अंत होगा और इस सिंहासन पर एक योग्य, न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाला राजा बैठेगा। जब तक मैं इस कार्य को पूरा ना कर लूं तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा। इतना कहकर चाणक्य ने अपने जटाजूट खोल दिए और दरबार से बाहर निकल गए। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण भविष्य की एक बड़ी आग बन चुका था। एक ऐसा तूफान जो आने वाले समय में पूरे भारत का इतिहास बदल देगा। उस दिन से चाणक्य ने केवल एक ब्राह्मण होने का जीवन नहीं जिया, वे एक योजनाकार बन चुके थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे एक ऐसे राजा को तैयार करेंगे जो नीति, धर्म और ज्ञान से भरा हो। उन्होंने ठान लिया था कि अब भारत को एक नया शासक मिलेगा और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि वह चाणक्य की आंखों से देखा गया भविष्य का सम्राट होगा। और इस निर्णय ने चाणक्य को एक नए सफर की ओर बढ़ा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य की खोज की ओर। मगध के दरबार में हुए अपमान के बाद चाणक्य का मन शांत नहीं हुआ। वे कुछ और दिन वहीं रुके और गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले और एक ही बात समझने की कोशिश करते रहे कि क्या भारत को फिर से महान बनाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति कहीं है जिसे इस देश का नेतृत्व सौंपा जा सके? उन्होंने देखा कि जनता दुखी है, करों से परेशान है, सैनिकों को राजा का डर है और ब्राह्मणों को अपना सम्मान खोते हुए महसूस हो रहा है। यही वो समय था जब उन्होंने ये मान लिया कि अब उन्हें एक ऐसा राजा खोजना होगा जो शस्त्र भी जानता हो, नीति भी समझता हो और सबसे बढ़कर प्रजा को अपना परिवार समझता हो। चाणक्य ने मगध छोड़ दिया और उत्तर पश्चिम की ओर निकल पड़े। वे गांव-गांव घूमते, बच्चों से बात करते, नौजवानों को देखते और हर किसी में नेतृत्व की झलक खोजते। कई दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं दिखा जिसमें वह बात हो जो वे ढूंढ रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव के पास ठहरे। वहां के खेतों में कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेल का नाम था राजा प्रजा का खेल। एक बच्चा राजा बना हुआ था और बाकी लोग उसकी प्रजा बनी हुई थे। चाणक्य दूर से देख रहे थे कि वह बच्चा किस तरह बात करता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे बाकी बच्चों के मन को समझता है। उस बच्चे का चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन घमंड भी नहीं था। जब वह बोलता था तो सब बच्चे चुपचाप उसकी बातें सुनते थे। वह किसी पर गुस्सा नहीं करता था, लेकिन किसी भी बात को अनदेखा भी नहीं करता था। चाणक्य उस बच्चे के पास गए और उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बोला, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सच में राजा बनना चाहते हो? चंद्रगुप्त ने बिना झिझक के उत्तर दिया कि अगर मेरे राज्य में कोई भूखा ना रहे, कोई डर में ना जिए और सबको न्याय मिले तो हाँ, मैं राजा बनने को तैयार हूं। चाणक्य की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा जैसे उन्हें वह मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। वे जानते थे कि यह बच्चा ही भारत के भविष्य का सम्राट बन सकता है, लेकिन अभी वह एक सामान्य किसान परिवार में रहने वाला बालक है। उसे तैयार करना होगा, उसे शिक्षित करना होगा, उसे लड़ना, शासन करना और नीति समझनी होगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के माता पिता से बात की। शुरू में उन्हें डर लगा कि वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा राजा बनने की बात करे, लेकिन चाणक्य के समझाने पर उन्होंने अनुमति दे दी। चंद्रगुप्त अब उनके साथ चल पड़ा, एक नए सफर की ओर, एक ऐसे भविष्य की ओर जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चाणक्य उसे फिर से तक्षशिला ले गए। वहां उन्होंने उसे हर विषय सिखाया, युद्ध कला, तलवार चलाना, घुड़सवारी, सेना का नेतृत्व करना, राजनीति के नियम, कूटनीति, इतिहास, धर्म और सबसे जरूरी नीति और न्याय का महत्व सिखाया। चंद्रगुप्त दिन रात सीखता रहा, वह थकता नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, अपना देश मुक्त कराना।
और लोगों को एक ऐसा शासन देना जिसमें भय नहीं बल्कि भरोसा हो। चाणक्य उसके शिक्षक नहीं थे, वे उसके पथ प्रदर्शक, संरक्षक और मार्गदर्शक बन चुके थे। वे उसे केवल राजा नहीं बल्कि धर्म और विवेक से भरा हुआ एक शासक बना रहे थे। वे जानते थे कि तलवार से राज मिल सकता है, लेकिन उसे टिकाए रखने के लिए नीति की जरूरत होती है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त बड़ा होता गया। अब वह एक सैनिक की तरह दिखने लगा था, लेकिन सोचता वह एक संत की तरह था। चाणक्य को यकीन हो चला था कि यह वही चंद्रगुप्त है जिसे वे मगध की गद्दी पर बिठाएंगे, एक ऐसा राजा जो नंद वंश के अनीति से भरे शासन को खत्म करेगा। अब समय आ गया था संघर्ष शुरू करने का, एक नई लड़ाई लड़ने का और भारत को एक करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाने का। अब चंद्रगुप्त बड़ा हो चुका था, उसके हाथों में तलवार थी, मन में नीति थी और हृदय में चाणक्य का दिया हुआ ज्ञान। चाणक्य पूरे आत्मविश्वास से कहते थे कि यही वह राजा है जो भारत को एक करेगा और धर्म पर आधारित शासन लाएगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। नंदवंश अभी भी बहुत शक्तिशाली था। धनानंद के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, हजारों हाथी, घोड़े और बहुत सा सोना चांदी था। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। हर नगर और गांव में उसके सैनिक फैले हुए थे। उसके पास सबसे चालाक दरबारी और खतरनाक सेनापति थे। चाणक्य ने यह समझ लिया था कि अगर सीधे युद्ध किया गया तो जीतना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने एक नई राह चुनी, कूटनीति और जन समर्थन की राह। उन्होंने सबसे पहले उन छोटे छोटे राज्यों से संपर्क करना शुरू किया जो नंद वंश के अधीन थे, लेकिन उससे खुश नहीं थे। वह गांव-गांव, नगर-नगर घूमे और वहां के लोगों को समझाया, क्या तुम एक ऐसे राजा के अधीन रहना चाहते हो जो सिर्फ कर लेता है लेकिन सुरक्षा नहीं देता, जो मंदिरों को तोड़ता है, विद्वानों को अपमानित करता है और प्रजा की कोई परवाह नहीं करता। लोग चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में अब चुप्पी नहीं थी, उनमें चिंगारी थी। चाणक्य की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसी बीच चंद्रगुप्त के नेतृत्व में कुछ युवा सैनिकों की एक छोटी सेना बनाई गई। ये कोई बड़ी सेनाएं नहीं थी, ये किसान थे, व्यापारी थे और पूर्व सैनिक थे, लेकिन सबके मन में एक ही लक्ष्य था, नंद वंश का अंत। चाणक्य ने इन्हें प्रशिक्षित किया। उन्होंने सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने सिखाया कि युद्ध केवल शरीर से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। उन्होंने नक्शे बनाए, गुप्त संदेश भेजने की कला सिखाई और एक ऐसा जासूसी तंत्र खड़ा किया जो हर नगर की खबर चाणक्य तक लाता था। कई महीने बीत गए, अब समय आ गया था पहला हमला करने का। चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने पहले उन जगहों पर हमला किया जो नंदवंश के बाहरी हिस्सों में थी। वहां जहां राजा की पकड़ कमजोर थी, वहां की जनता ने उनका स्वागत किया। कई जगह बिना युद्ध के ही नंदवंश के अधिकारी भाग गए। यह देखकर मगध के दरबार में घबराहट फैल गई। धनानंद को अब समझ आने लगा कि यह कोई साधारण विद्रोह नहीं है, लेकिन वह अभी भी चाणक्य और चंद्रगुप्त को हल्के में ले रहा था। इधर चाणक्य हर युद्ध से पहले चंद्रगुप्त को कहते थे कि चंद्रगुप्त, युद्ध जीतना जरूरी नहीं है, धर्म से लड़ना जरूरी है। अगर प्रजा का विश्वास तुम्हारे साथ है तो यह भूमि तुम्हारी होगी। धीरे धीरे चंद्रगुप्त की सेना मजबूत होती गई। हर जीत के बाद कुछ और सैनिक, कुछ और जनपद उनके साथ जुड़ गए। अब यह केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह पूरे भारत की आत्मा की लड़ाई बन चुकी थी। इसी दौरान चाणक्य ने मगध के अंदर अपने गुप्तचरों को भेजा। उन्होंने वहां के मंत्रियों और सैनिकों में फूट डलवाई। कई सैनिकों को समझाया गया कि यदि वे अब भी धनानंद के साथ रहे तो उनका अंत निश्चित है। कुछ दरबारियों को यह भरोसा दिलाया गया कि अगर वे साथ दें तो चंद्रगुप्त उन्हें न्याय देगा और सम्मान भी देगा। अब मगध अंदर से भी कमजोर होने लगा था और बाहर से चंद्रगुप्त की सेना उसके द्वार तक पहुंच चुकी थी। चाणक्य ने अब अंतिम योजना बनाई, मगध पर निर्णायक आक्रमण करने की। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह इतिहास की दिशा बदलने वाला युद्ध था। मगध के चारों ओर अब चंद्रगुप्त की सेना पहुंच चुकी थी। उसकी गूंज गांव-गांव में फैल चुकी थी। हर कोई जान गया था कि अब नंदवंश का अंत निकट है। चंद्रगुप्त अब कोई छोटा सैनिक नहीं था, वह एक नेतृत्व करने वाला योद्धा बन चुका था और उसके पीछे था चाणक्य जैसा मार्गदर्शक, जिसकी बुद्धि हर कदम को जीत में बदल देती थी। अब वह दिन आया जिसका इंतजार वर्षों से हो रहा था। चाणक्य ने अंतिम योजना बनाई। उन्होंने अपने गुप्तचरों को अंतिम निर्देश दिया, मगध के भीतर जो लोग हमारे साथ हैं वे आज रात किले के फाटक खोलेंगे। बाकी तुम सब तैयार रहो। युद्ध केवल तलवारों से नहीं होगा, यह न्याय और अन्याय के बीच का फैसला होगा। रात का समय था और मगध का किला सोया हुआ लग रहा था, लेकिन भीतर बेचैनी फैली थी। चंद्रगुप्त की सेना छाया की तरह किले के पास पहुंच चुकी थी। जैसे ही संकेत मिला, किले का एक फाटक अंदर से खोल दिया गया
और फिर शुरू हुआ मगध के इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध। धनानंद की सेना ने प्रतिरोध किया, तलवारें टकराई, घोड़ों की टापें गूंजी और एक और न्याय के लिए लड़ने वाले योद्धा थे तो दूसरी ओर सत्ता को बचाने के लिए लड़ने वाले सैनिक। लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि प्रजा का मन अब नंद वंश के साथ नहीं था। चंद्रगुप्त आगे बढ़ते गए। चाणक्य ने युद्ध स्थल से दूर रहकर हर चाल पर नजर रखी। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा कि वे धनानंद के खास सेनापति को समझाएं, अभी समय है कि अगर तुम युद्ध छोड़ दो तो हम तुम्हें क्षमा करेंगे और सम्मान भी देंगे। कुछ ही देर में वही हुआ जिसकी चाणक्य को उम्मीद थी। मगध की एक सेना के बड़े हिस्से ने युद्ध को रोक दिया। वे अब चंद्रगुप्त की ओर से लड़ने लगे। किले के भीतर भगदड़ मच गई। धनानंद अंत तक लड़ता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके अपने लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं तो वह डर गया। वह छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन चंद्रगुप्त की सेना ने उसे पकड़ लिया। उसे दरबार में लाया गया जहां चंद्रगुप्त खड़ा था और उसके पीछे खड़े थे चाणक्य। धनानंद ने चाणक्य की ओर देखा, वही ब्राह्मण जिसे उसने सालों पहले अपने दरबार से अपमानित करके निकाला था। लेकिन अब समय बदल चुका था। चाणक्य ने कोई क्रोध नहीं दिखाया। उन्होंने केवल इतना कहा कि जिस दिन तुमने नीति और धर्म का अपमान किया था उसी दिन तुम्हारा अंत निश्चित हो गया था। आज हम तुम्हें दंड देने नहीं आए, हम तुम्हें यह दिखाने आए हैं कि शासन तलवार से नहीं नीति से होता है। धनानंद को राजगद्दी से हटा दिया गया, उसे जीवन दान दिया गया, लेकिन अब वह कभी शासन नहीं कर सका। और फिर पूरे दरबार में वह क्षण आया जिसका चाणक्य को वर्षों से इंतजार था। चंद्रगुप्त को मगध की गद्दी पर बैठाया गया। सिंहासन पर बैठते समय वह चुप था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसमें घमंड नहीं था। उसने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले चाणक्य की ओर देखा, झुककर प्रणाम किया और कहा कि यह सिंहासन मेरा नहीं है आचार्य, यह आपकी नीति की जीत है। चाणक्य की आंखें नम हो गई। उन्होंने बाल बांध लिए, वो बाल जो उन्होंने नंदवंश के अंत तक न बांधने की प्रतिज्ञा ली थी। चारों ओर विजय के गीत गूंज उठे। प्रजा ने दीप जलाए। गांव में उत्सव हुआ। पहली बार एक ऐसा सम्राट सामने आया था जो प्रजा का था, धर्म का था और वह राजा जो न्याय का था। मगध अब मौर्य साम्राज्य बन चुका था और उसके पीछे था एक आचार्य, एक गुरु, एक नीति पुरुष, चाणक्य। मगध की गद्दी पर अब एक नया सम्राट बैठ चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन असली परिवर्तन तो अब शुरू होना था। चाणक्य ने पहले ही कह दिया था कि राज्य जीतना आसान है, लेकिन उसे चलाना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अब चंद्रगुप्त को न सिर्फ एक राजा बनना था, बल्कि उसे एक आदर्श शासक बनना था जो जनता की रक्षा करे, न्याय दे, धर्म का पालन करे और पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दे। चाणक्य ने एक एक कदम सोच समझ कर रखा। सबसे पहले उन्होंने राज्य में प्रशासन का नया ढांचा तैयार किया। उन्होंने हर नगर, हर जनपद में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जो जनता की सेवा करें, न कि केवल राजा को खुश रखने के लिए वहां बैठे हों। कर प्रणाली को सरल बनाया गया। अब किसानों पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला गया। व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। हर नगर में न्यायालय बनाए गए जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी बात रख सके। चाणक्य ने जासूसी तंत्र को मजबूत किया। उन्होंने यह मान लिया था कि एक राजा को वही दिखाई देता है जो उसे दिखाया जाता है, इसलिए अगर सच्ची बातें राजा तक ना पहुंचे तो वह गलत निर्णय ले सकता है। उन्होंने गुप्तचरों को गांव-गांव भेजा जो केवल यह देखने का काम करते थे कि कहीं कोई अधिकारी प्रजा को सताता तो नहीं है। अगर कोई अधिकारी गलत पाया जाता तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती। इसके साथ ही उन्होंने सेना को संगठित किया। अब सेना केवल युद्ध करने वाली शक्ति नहीं रही, वह जनता की रक्षा करने वाली संस्था बन गई थी। सैनिकों को नियमित वेतन, प्रशिक्षण और सम्मान दिया गया। चंद्रगुप्त सब कुछ सीख रहा था। वह हर निर्णय से पहले चाणक्य से सलाह लेता था। चाणक्य उसे यह नहीं बताते थे कि क्या करना है, वे उसे सोचने का तरीका सिखाते थे। वे कहते थे कि राजा को स्वयं निर्णय लेना चाहिए, लेकिन उसके निर्णय में नीति और धर्म दोनों होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक नई चुनौती सामने आई और वो थी पश्चिम से। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत की पश्चिमी सीमा पर अपना राज्य फैलाने लगा था। उसने सिंधु नदी के पास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और अब उसकी नजर मगध की ओर थी। चाणक्य को यह खबर जैसे ही मिली उसने तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हमारे देश की धरती पर किसी भी विदेशी का अधिकार नहीं हो सकता। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई युद्ध लाता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में सेना पश्चिम की ओर बढ़ी। वहां कई लड़ाइयां लड़ी गई। दोनों पक्षों ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन अंत में चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने बाजी पलट दी। सेल्यूकस हार मानने पर मजबूर हो गया, लेकिन चाणक्य ने केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से जीत दिखाई। उन्होंने युद्ध रोककर संधि प्रस्ताव रखा।
इस संधि में यह तय हुआ कि सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करेगा और उसके बदले में भारत को बहुत से प्रदेश सौंपेगा। यह केवल एक संधि नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत अब कमजोर नहीं रहा। अब भारत का नेतृत्व तो ऐसे लोगों के हाथों में है जो नीति से युद्ध जीत सकते हैं और बुद्धि से साम्राज्य जोड़ सकते हैं। इस विवाह से भारत और यवन यानी यूनानी राज्यों के बीच शांति और सहयोग का नया दौर शुरू हुआ। हेलेना ने भी चंद्रगुप्त के साथ भारत को अपनाया और मौर्य दरबार का हिस्सा बनी। इस संधि के बाद चाणक्य ने कहा कि जहां तलवार रुके वहां शब्द शुरू होने चाहिए। जो तलवार से जीते वह योद्धा होता है, लेकिन जो बुद्धि से जीते वही सच्चा राजपुरुष होता है। मौर्य साम्राज्य और भी बड़ा हो चुका था, उसका विस्तार बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक हो चुका था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि अब भारत में एक ऐसा शासन था जिसकी नींव नीति, न्याय और जनहित पर रखी गई थी, और इस नींव का निर्माण करने वाला था चाणक्य। जब मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो चुका था, जब हर और शांति और व्यवस्था फैल चुकी थी, तब चाणक्य ने एक दिन चंद्रगुप्त से कहा कि अब समय है कि मैं उस काम को पूरा करूं जो केवल युद्ध और शासन तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। चंद्रगुप्त ने पूछा कि आचार्य, अब आप क्या करने जा रहे हैं? चाणक्य ने कहा कि मैं अब लिखूंगा उस ज्ञान को जो मैंने जीवन भर सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है और जो किसी भी राज्य, समाज या व्यक्ति को नीति और धर्म के रास्ते पर ले जा सकता है। और फिर शुरू हुई अर्थशास्त्र की रचना। चाणक्य ने इस ग्रंथ में शासन से जुड़े हर विषय को बहुत विस्तार से लिखा। कैसे राज्य को चलाया जाए, कर कैसे वसूल किया जाए, सेना कैसी हो, जासूसी तंत्र कैसे काम करे, दंड का नियम कैसा हो, राजा को किन बातों से सावधान रहना चाहिए, न्याय कैसे दिया जाए और जनता का विश्वास कैसे बनाए रखा जाए। लेकिन अर्थशास्त्र केवल शासन की किताब नहीं थी, यह मनुष्य के आचरण और समाज के संतुलन की भी शिक्षा थी। उन्होंने लिखा, राज्य की रक्षा केवल दीवारों से नहीं होती बल्कि न्याय से होती है। जो राजा अपनी प्रजा को कष्ट देता है वह स्वयं अपनी नींव खोदता है। चाणक्य ने यह भी बताया कि राजा को कभी भी अपने आसपास चापलूसों से घिरा नहीं रहने देना चाहिए। उसे हमेशा सच्ची बात कहने वालों को महत्व देना चाहिए, भले ही वह बात कड़वी क्यों ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्रजा की भलाई ही राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर जनता खुश है तो राज्य स्थिर है। इसके साथ ही चाणक्य ने एक और ग्रंथ लिखा जिसे आज हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। यह ग्रंथ कोई लंबा ग्रंथ नहीं था, इसमें छोटे छोटे वाक्य थे सूत्रों की तरह, लेकिन हर एक वाक्य अपने आप में एक गहरी सीख थी। चाणक्य नीति में लिखे गए कुछ सूत्र इस प्रकार हैं जैसे, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां सुख नहीं टिकता। जो समय का मूल्य नहीं समझता वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। दुश्मन को कभी छोटा मत समझो और मित्र को कभी आंखें बंद करके मत मानो। जिसने क्रोध को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता होता है। इन सूत्रों को पढ़कर लगता है कि यह केवल किसी राजा के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए है। चाणक्य की नीति केवल युद्ध और शासन की नहीं थी, वह चरित्र, व्यवहार, समय, मित्रता, शिक्षा, परिवार और जीवन के हर पहलू को छूती थी। उनकी बातें छोटी लगती थी लेकिन उनमें पूरा जीवन समाया हुआ था। इन ग्रंथों को लिखते समय चाणक्य बहुत शांत रहते थे। वे हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, ध्यान करते और फिर लिखना शुरू करते। उनके पास कोई सोने का कलम नहीं था, कोई महलों जैसा कक्ष नहीं था, केवल एक साधारण कुटिया, कुछ ताड़ के पत्ते और एक संकल्प। मैं आने वाली पीढ़ियों को ऐसा ज्ञान दूं जो सैकड़ों वर्ष बाद भी उन्हें दिशा दे। उन्होंने भारत को केवल एक सम्राट नहीं दिया, उन्होंने एक विचारधारा दी, एक व्यवस्था, एक आचरण का मार्ग और एक अदृश्य शक्ति जो समय के साथ और भी अधिक स्पष्ट होती चली गई। मौर्य साम्राज्य अब अपनी ऊंचाई पर था। चंद्रगुप्त ने एक संगठित, समृद्ध और सुरक्षित भारत बनाया था। चाणक्य की नीति, चंद्रगुप्त की शक्ति और प्रजा का विश्वास, इन तीनों ने मिलकर भारत को ऐसा बना दिया था जैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चंद्रगुप्त के मन में एक शांति की तलाश शुरू हो गई। अब वह युद्ध नहीं चाहता था, उसने सब कुछ पा लिया था, राज्य, शक्ति, सम्मान और एक महान गुरु का स्नेह भी। लेकिन अब उसके मन में एक नया प्रश्न उठने लगा, क्या जीवन केवल शासन और विजय में ही है या कुछ और भी है जो इससे बड़ा है? उसी समय भारत में जैन धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था। उसके प्रवर्तक महावीर के उपदेशों ने लोगों को आत्मशुद्धि, अहिंसा और त्याग की ओर आकर्षित किया था। चंद्रगुप्त भी धीरे धीरे उन उपदेशों से प्रभावित होने लगे। वह अक्सर अपने दरबार में बैठे बैठे सोचता कि क्या एक दिन सब कुछ छोड़कर केवल आत्मा की शांति के लिए जिया जा सकता है। उसने यह बात अपने गुरु, अपने आचार्य चाणक्य से कही।
चाणक्य चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, तुमने राजा बनकर अपने कर्तव्य को पूरा किया है चंद्रगुप्त। अगर अब तुम्हारा हृदय किसी और मार्ग की ओर खिंच रहा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म शांति ही है। चंद्रगुप्त ने अपनी गद्दी अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दी और फिर दिगंबर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ वे दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। कहा जाता है कि वे कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने जैन धर्म के अनुसार पूर्ण व्रत लेकर तपस्या की और अंत में संलेखना व्रत अपनाया, जिसका अर्थ है अन्न जल त्याग कर मृत्यु को शांति से स्वीकार करना। जब चंद्रगुप्त रवाना हो रहे थे तो अंतिम बार चाणक्य ने उन्हें देखा। वे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह गईं। गर्व, स्नेह, आशीर्वाद और एक गहरी शांति। चंद्रगुप्त उनके चरणों में झुके और बोले, आचार्य, आपने मुझे बनाया, आपने मुझे बताया कि शक्ति क्या होती है, और अब आपने यह भी सिखाया कि त्याग क्या होता है। मैं आपका ऋणी हूं और हमेशा रहूंगा जन्मों तक। चाणक्य ने केवल इतना कहा कि शब्दों से बड़ा आचरण होता है। तुमने दोनों निभाए और इसीलिए अब तुम मुक्त हो। जाओ, आत्मा की राह पर चलो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चंद्रगुप्त चले गए एक सम्राट से एक सन्यासी बनने की यात्रा पर। चाणक्य वहीं मगध में रहे, अब अकेले लेकिन शांत। उन्होंने सब कुछ देख लिया था, एक बालक का सम्राट बनना, एक सम्राट का त्याग करना और अपने सपने का भारत बनते देखना। अब वे केवल एक बात सोचते थे कि क्या मैंने अपने धर्म को निभा दिया, और भीतर से उत्तर आता था, हाँ, पूरी तरह से। चंद्रगुप्त के त्याग के बाद चाणक्य पूरी तरह अकेले रह गए थे। उनके जीवन का सबसे प्रिय शिष्य अब सन्यासी बन चुका था और जिसे उन्होंने वर्षों तक गढ़ा वह अब सिंहासन पर नहीं था, लेकिन उनके मन में ना कोई दुख था और ना ही कोई पछतावा। वे जानते थे कि हर कार्य की एक पूर्णता होती है और उन्होंने अपना कार्य पूरी निष्ठा से पूर्ण कर लिया था। अब वह दिनचर्या बहुत सरल हो गई थी। चाणक्य प्रातः काल उठते, थोड़ी देर ध्यान करते, कुछ लिखते, फिर राज्य के कामों में सलाह देते और फिर वापस अपनी छोटी सी कुटिया में लौट आते। अब वे किसी सत्ता के केंद्र में नहीं थे, न किसी गद्दी के समीप, लेकिन फिर भी सत्ता के हर निर्णय में उनकी छाप बनी रहती थी। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार अब राजा था। वह भी अपने पिता जैसे ही शासक बनने की कोशिश कर रहा था। चाणक्य ने उसे भी दिशा दी, लेकिन उतनी निकटता से नहीं जितनी उन्होंने चंद्रगुप्त को दी थी। वे समझ चुके थे कि हर समय को अपना रास्ता खुद तय करने देना चाहिए। अब वे धीरे धीरे अपने भीतर सिमटने लगे। उनकी आंखें अब दूर नहीं देखती थी, बल्कि वे भीतर झांकने लगी थी। उनके पैर दरबार तक नहीं जाते थे, बल्कि वे अब कुटिया तक सीमित हो गए थे। उनका भोजन पहले से भी कम हो गया था। अब वे केवल जरूरत जितना ही खाते थे, लेकिन उनके भीतर कोई खालीपन नहीं था। उनकी आत्मा बहुत संतुष्ट थी। वे अब केवल एक वाक्य पर जी रहे थे कि मैंने जो संकल्प लिया था उसे पूरा कर लिया है। अब जीवन ने जो मुझे दिया है वही मैं शांति पूर्वक लौटा रहा हूँ। कहा जाता है कि एक दिन वे ताड़ के पत्तों पर कुछ लिख रहे थे, शायद अपने अंतिम विचार लिख रहे हों। तभी उनका श्वास धीरे धीरे मंद होने लगा। उन्होंने कलम रख दी, आंखें बंद की और बिना किसी को बुलाए, बिना किसी को बताए, ये एक योगी की तरह जीवन से विदा हो गए। ना कोई हाहाकार, ना कोई शव यात्रा, ना कोई गूंज, बस एक मौन विदा। उनकी कुटिया के बाहर एक विद्यार्थी खड़ा था। उसने देखा कि आचार्य अब नहीं रहे। वह दौड़कर गया और सबको बताया। उस समय मगध इस दुख से रो पड़ा। चंद्रगुप्त, जो अब दक्षिण में तपस्या में लीन थे, जब यह समाचार उन्हें मिला तो वे मौन हो गए। उन्होंने उस दिन अन्न नहीं खाया। उन्होंने केवल भूमि को स्पर्श करके कहा कि जिन्होंने मुझे बनाया वे अब स्वयं मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन उनका विचार, उनका ज्ञान और उनका आशीर्वाद इस भूमि पर हमेशा बना रहेगा। वही मगध के राजमहल में चाणक्य की ताड़पत्रों की पांडुलिपियां एक एक कर सहेजी गईं। उन्हें मंदिरों और गुरुकुलों में भेजा गया ताकि चाणक्य का ज्ञान केवल राजा तक न सिमटे, वह हर नागरिक, हर बालक, हर गुरु तक पहुंचे। और ऐसा ही हुआ। आज भी जब कोई नीति की बात करता है तो चाणक्य का नाम लिया जाता है। जब कोई राजा को योग्यता पर प्रश्न करता है तो चाणक्य की सीख याद आती है। जब कोई बालक पूछता है एक ब्राह्मण ने अकेले भारत का इतिहास कैसे बदल दिया, तो उत्तर में केवल एक नाम आता है और वो है चाणक्य।